नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 23 जुलाई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, फ्रंट पेज पे एक भी ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसे हमें हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना पड़े। इसके अलावा आगे देखें तो सीधा हम पेज नंबर 10 पे आ गए। बीच में भी कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। केवल दो न्यूज़ है यहाँ पर। एक तो हम देखेंगे लोकसभा में दो बिल अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। देखो, पेगासस को लेकर के जो स्पाईवेयर को लेकर के पूरा डिबेट चल रहा है ना, उसके चलते हैं लोकसभा में बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ क्रिएट होती रही, पर उसके बीच में ही लोकसभा में दो बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। वो दो बिल्स कौन से हैं वो जानेंगे। इधर जो मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी, इन्होंने ये बताया कि इंडिया में अभी तक अप्रैल मई के टाइम पे जब सेकंड वेव आई थी तो उस टाइम पे 645 बच्चे अनाथ हुए थे। केवल ये इंपॉर्टेंट ही, केवल हेडलाइन ही है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे हम फर्स्ट आर्टिकल देखेंगे। जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था, क्या यहाँ पर प्रोविज़न है, उन्हीं के साथ में इंटरव्यू है, वो जानेंगे। दूसरा यहाँ पर सेबी से रिलेटेड आर्टिकल है, इसमें भी जानेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अट्रैक्ट हो पा रहा है अभी, और वजह क्या है कि इंडिया में इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं अभी। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो BPCL जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसमें जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात आती है तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैतरा और शुरू किया है। वो ये कि जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं उनमें FDI 100% तक अलाउ करने की बात की है। तो एक ये वाला आर्टिकल हम देख लेंगे। एक यहाँ पर सेगमेंट आ रहा है, यहाँ पे देखो आई लैंडिंग स्कीम, ये जानेंगे ये कौन से डिपार्टमेंट से क्या है ये संबंधित। फिर हम देखेंगे USA में एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें ये बताया गया है कि इंडिया अभी भी एक चैलेंजिंग प्लेस है अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ देखेंगे। फिर वर्ल्ड पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की अगर बात करें तो एक दो न्यूज़ है वो देख लेंगे, बाकी समरी लेंगे वर्ल्ड पेज की। ओके। और इसके अलावा एक्सप्लेन पेज की बात करें तो एक्सप्लेन पेज पे हम दो आर्टिकल्स हैं। एक तो एजिथ्रोमाइसिन, इस दवाई के बारे में थोड़ा जानेंगे। कोविड को ट्रीट करने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं इंटरनेशनली या फिर नेशनली डॉक्टर्स ने या सरकारों ने, वो जानेंगे। और सर्विलियंस को लेकर के हमारे यहाँ पर क्या कोई कानून अवेलेबल है वो जानेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ लेंथी डिस्कशन आज होने वाला नहीं है। देखते हैं डिटेल में सभी को, स्पोर्ट्स पेज पे देख लेंगे, एक बार नज़र डाल लेंगे। ठीक है। और लास्ट में एक राजस्थान से संबंधित न्यूज़ है कि राजस्थान सरकार ने एक ऐसी स्कीम को अलाउ किया है, ओके कर दिया, कि कोई भी अगर टैक्स इवेजन करे और उस टैक्स चोरी के लिए अगर कोई भी रिपोर्ट करता है तो उन रिपोर्ट करने वालों को इनकरेज करना, उनको इनाम देने के प्रोविज़न किए गए हैं। तो लास्ट में एक ये न्यूज़ और देख लेंगे। सबसे पहली न्यूज़ तो है कि लोकसभा में बहुत ज़्यादा नॉइजी डे रहा, उसके बावजूद दो बिल्स इंट्रोड्यूस किए गवर्नमेंट ने, और वो दो बिल्स के बारे में देख लेते हैं कौन से बिल्स हैं। एक तो ये था कि द इनलैंड वेसल बिल्स 2021, इसका मेन काम क्या है कि इकोनॉमिकल और सेफ ट्रांसपोर्टेशन को इंश्योर करना, प्रोमोट करना इनलैंड वाटर्स में। ठीक है, जिससे कि इनलैंड वाटर्स में ट्रेड आसानी से हो सके। देखो, अगर अब वेसल्स की या इनकी बात करो वाटर ट्रांसपोर्टेशन की, तो दो तरीके से होता है। एक तो होता है एक्सटर्नली जो बाहर से होता है, ठीक है, मरीन ट्रेड जो हो गया, ठीक है, ओशियंस के थ्रू। दूसरा हो गया इनलैंड, जो रिवर वाटर्स हैं, रिवर के थ्रू जो नेशनल वाटरवेज बने हुए हैं उनके थ्रू। तो ऐसे में इनलैंड वाटरवेज हैं, इनके थ्रू ट्रेड को प्रमोट करने के लिए इनलैंड वेसल बिल 2021 इंट्रोड्यूस हुआ है। अब आपके लिए टास्क क्या है, वो ये कि नेशनल वाटरवेज की आप कैटेगरीज देखो। ठीक है, और कम से कम शुरुआत के 2-4 तो देख ही लो। अभी तो क्या है, पहले तो गिनती के 7-8 ऐसे समथिंग थे, अब तो 100 के ऊपर कर दिए हैं नेशनल वाटरवेज में। ठीक है, तो वो काउंटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, पर एटलीस्ट आप शुरुआत के NW 10 तक तो देख ही लो एक बार। 10 भी नहीं तो 8 तक तो आप देखो। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि नेशनल वाटरवेज 1 to 8 ये आप देखेंगे। ठीक है। दूसरा एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ, उसका नाम है एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021। इसमें मेन काम क्या है कि जो एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज हैं उनको मेंटेन करना, उनके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, फंड एलोकेट करना, या फिर क्या नया किया जा सकता है, अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है उसका यूज़ किया जाए। तो ये दो बिल्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा लोकसभा में। ठीक है, बिल्स के प्रोविज़न डिटेल में बताए नहीं गए, बाकी तो वो स्पाईवेयर को लेकर के मुद्दा अभी उलझा पड़ा है लोकसभा में भी। आगे चलते हैं। फिर आ गए हम इकोनॉमी पेज पे।
वहाँ पर देखो जस्टिस श्री कृष्णा के साथ में बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा कि अगर डेटा प्रोटेक्शन लॉ अगर अवेलेबल होता ना तो अभी गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी सेकंडों में फिक्स हो सकती थी। क्योंकि ये बात तो देखो सुबह हमने एडिटोरियल में भी देखी थी कि अगर कोई किसी इंडिविजुअल का डेटा बिना उसकी कंसेंट के आप उनके डेटा को एक्सेस कर लेते हो, उसका मतलब प्रिवेसी का वायलेशन हो गया। तो ऐसे में जिसने बिना कंसेंट के डेटा एक्सेस कर लिया उसको ऑफेंडर मान करके आप उनको पनिशमेंट देते हो। पर अभी क्या है, हमारे यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन लॉ पार्लियामेंट में अटका पड़ा है, केवल बिल ही है, एक्ट बन नहीं पा रहा है। पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर अभी तक वो डिस्कशन डिबेट वही चल रहे हैं, कोई फाइनलाइजेशन वहाँ पर नहीं निकल आ रहा है। तो वहाँ यहाँ हमारे क्या है, डेटा प्रोटेक्शन के संबंधित कोई कानून नहीं है। तो ऐसे में अब सरकार ने पेगासस करके ये जो स्पाईवेयर डिप्लॉय करके जो सो कॉल्ड अभी एलिगेशंस ही हैं, फाइनल नहीं हुआ है, कन्विक्शन नहीं है, क्लियर नहीं हुआ है कि सरकार ने किया है, पर स्टेटमेंट से सरकार पे ही डाउट जाता है। क्योंकि एनएसओ जो ग्रुप है इजराइल का, उनसे जब पूछा गया कि भाई आपने किस किस को ये स्पाईवेयर वाला जो सिस्टम है ये सेल आउट किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने सरकारों को ही किया है या फिर जो लॉ एंड ऑर्डर या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको हमने बेचा है, बाकी किसी को नहीं बेचा। तो ऐसे इंडिया में अगर पेगासस जैसे स्पाईवेयर का यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब सरकार का हाथ है, ऐसा कहा जा रहा है अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर हमारे पास यहाँ पर डेटा लॉ होता ना, डेटा प्रोटेक्शन लॉ, तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती थी इस केस के अंदर। पर वही बात है, जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी थी, देखो इनके लीडरशिप में कमेटी स्टैब्लिश हुई थी जिसका काम था डेटा प्राइवेसी को प्रमोट करने के लिए आप रिकमेंडेशंस दो। तो बोलो वो लॉ ही अभी तक नहीं बना तो आप कैसे अकाउंटेबिलिटी सरकार की फिक्स कर पाओगे? ठीक है, तो आंसरेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट वो इंश्योर की जा सकती थी। देखो हमारे यहाँ पर जब भी कभी कोई फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है ना, तो उसके लिए सीधे सीधे प्रोविज़न किए हुए हैं आर्टिकल 32 में, जिसमें कि कोई भी बंदा सुप्रीम कोर्ट में सीधा पहुंच सकता है कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, आप उसको प्रोटेक्ट करो, जिसको हम बोलते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 32, जिसको हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोल बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। तो आर्टिकल 21 के तहत जो KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 2017, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने बोल दिया था कि राइट टू प्रिवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। तो अगर आर्टिकल 21 का वायलेशन यहाँ पर पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ करके हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत पहुँचा जा सकता है। तो एक तो मुद्दा ये आ गया। दूसरा, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी के दूसरे के डेटा को अगर वायलेट करता, ब्रीच करता उनकी प्राइवेसी को, उनको अगर क्रिमिनल कंसिडर करके उनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स की जा सकती है, तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी तो फिक्स करनी जरूरी हो गई ना। क्योंकि सरकार ने भी बिना कंसेंट के लोगों के मोबाइल फोन्स को इनको ट्रेस किया है। ये एलिगेशन है, ये ध्यान रखें, एलिगेशन बोल रहा हूं मैं बार बार, ठीक है, कथित तौर पर है ये बातें। पर बात क्या है कि अभी तक भी कुछ क्लियर नहीं है। सरकार ने बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया गया है, जबकि उधर NSO ग्रुप के स्टेटमेंट से लगता है कि सरकारी एजेंसीज ने कुछ किया है। बाकी तो टाइम बताएगा, अभी कुछ क्लियर है नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट छोटी सी न्यूज़ है, सेबी चीफ, जिनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, अजय त्यागी, इन्होंने ये बोला कि अभी क्या है, मार्केट में एक तो लिक्विडिटी अच्छी खासी है, लोगों के हाथों में पैसा है, और साथ में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, तो लोग आधा उधार लेने में थोड़ा कम झिझक रहे हैं। तो दोनों परिस्थितियां क्या फेवर कर रही है, इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक इंटरेस्ट आ रहा है कि क्यों ना हम इन्वेस्ट करें पैसा। तो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ अभी देखा जा रहा है, उसके पीछे है लिक्विडिटी ज़्यादा होना और इंटरेस्ट रेट्स का कम होना। मेनली जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो कौन कौन सी जगहों पर आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, तो उनकी डिटेल लेनी है। एक तो REITs जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स हैं, इनके बारे में पढ़ोगे। एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INVITs, इनके बारे में। एक हो गया ESG एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, ये ऐसे जो ESG थीम्ड म्यूचुअल फंड्स है ना, उनमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यहाँ पर आप देखो कितनी अच्छी बात है कि जो कंपनीज एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा काम कर रही हैं या एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचा रही है, सोशली आप एम्पावरमेंट का काम करते हो, वो कंपनी अगर ऐसा काम करती है, गवर्नेंस जहां पर अच्छी हो रही है, तो ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट बहुत देखा जा रहा है। इसके अलावा जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, ETFs हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये बात बोल दी सेबी के चीफ ने। अब हमारे तरफ आपके लिए
गार्गी क्लासेस की तरफ से मैं आपको बोलता हूं कि REIT, INVIT, ESG और ये जो एक्सटेंडेड ट्रेडेड फंड, इनके बारे में अब आप खुद से पढ़ोगे। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इन फंड्स पे क्वेश्चन आ सकता है, इन ट्रस्ट पे क्वेश्चन आ सकता है सीधा सीधा, ठीक है। चलो दूसरी न्यूज़ देख लेते हैं। कैबिनेट ने देखो अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया है कि जो BPCL है उसको गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, उसमें से अपने शेयर्स को बिल्कुल निकालना चाह रही है, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। तो उसको और ज़्यादा एक पुश देने के लिए क्या किया है, FDI नॉर्म्स को चेंज किया जा रहा है, जिसमें एग्जिस्टिंग नॉर्म्स के हिसाब से देखो तो 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है ऑयल रिफाइनरीज में, उनमें जिनको पब्लिक सेक्टर कंपनीज के तौर पे हम देखते हैं, जिनको मतलब सरकार की जिनमें हिस्सेदारी है ऑथेंटिक रूट्स के थ्रू। तो एक तो FDI आने का तरीका, ठीक है, एक तो होता है आपको ऑटोमेटिक रूट होता है जिसमें कि कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, सीधा आकर के वो इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी के साथ में एग्रीमेंट करके। एक होता है कि ऑथेंटिसिटी, मतलब ऑथराइज करना कि हाँ अप्रूवल लिया जाए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसे में अभी 49% तक इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनीज की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं इनमें अलाउड है, जिनको अब इंक्रीज करके 100% कर दिया। मतलब क्या हो गया कि एकदम से सरकार FDI इंक्रीज करके 100 तक ले गई ना, तो जैसे ही कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स डायरेक्ट इन्वेस्ट करके उस कंपनी को टेक ओवर करे, जैसे यहाँ पे BPCL की हम बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसको पूरा सेल कर देगी एक तरीके से। हो गया क्या, प्राइवेटाइजेशन हो गया कि नहीं, सिंपल सा तरीका है ये। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा देखो यहाँ पर ये वाली न्यूज़ है, आइलैंडिंग स्कीम। ये स्कीम देखो पावर सेक्टर से संबंधित है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा ये लॉन्च की गई है। और इसमें देखो पावर मिनिस्टर RK सिंह ने ये बोला लोकसभा में कि इस स्कीम के तहत होगा क्या कि जैसे मान लो कोई सिटी है और उस सिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बहुत असेंशियल एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही हैं, पर अचानक से पता पड़ा कि जहाँ से सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, वो जनरेशन वाला बाहर का जो एक्सटर्नल ग्रिड है वो हो गया फेल। तो अचानक से सिटी में क्या चली जाएगी, लाइट चली जाएगी और वो सारी एसेंशियल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी। तो इसके लिए क्या कर दिया कि इस सिटी के लिए एक सेपरेट बैकअप एक ग्रिड तैयार किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी एसेंशियल एक्टिविटीज है जो कि कंटिन्यू बनी रहनी ज़रूरी है, तो उनको कंटिन्यू सप्लाई देने के लिए बैकअप प्लान रहेगा। तो ऐसे में एक आइलैंड क्रिएट हो गया कि आसपास में तो लाइट गायब है, पर उस सिटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है उनको सप्लाई कंटिन्यू बनी रहेगी। तो ये है आइलैंडिंग स्कीम, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। अक्टूबर 2020 में मुंबई पावर ग्रिड को आपको पता है कि किस तरीके से कोलैप्स हुआ था, जिसका हमने देखा था ना, साइबर अटैक हुआ था उस पर। ओके, तो वही चीज़ बोले यहाँ पर डर है। तो इस चीज़ से हमें क्या करना पड़ेगा कि एसेंशियल एक्टिविटीज़ को जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है सिटी में ऑपरेट हो रही हैं, उनके इफेक्टिव एंड प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये बैकअप प्लान के तौर पे आइलैंडिंग स्कीम, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि आइलैंडिंग स्कीम रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये क्या है। ओके, मेनली मेजर सिटीज़ के लिए फोकस किया जाएगा। फिर छोटी सी न्यूज़ यहाँ पर है कि USA में एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें बोला है कि इंडिया जो है वो बिजनेस करने के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण जगह है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का नाम है, यहाँ पे देखो ये रहा, 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट इंडियाज, मतलब ये स्टेटमेंट है एक तरीके से, ठीक है। US स्टेट डिपार्टमेंट उन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है और क्या कहा है कि इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा बिजनेस करना चैलेंजिंग रह रहा है, जिसके पीछे एक तो जम्मू कश्मीर में इंस्टेबिलिटी और दूसरा ऐसे जो लॉज जिनकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो बोलो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट अगर कोई करे ना तो बोलो बहुत मुश्किलें रहती हैं, उनकी तोड़ फोड़ हो जाए, मुश्किलें हो जाए। इसके अलावा इंडिया में एक तो ये बताया कि टैरिफ्स बहुत ज़्यादा लगाता है इंडिया। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हैं, जैसे कि बाहर से कोई ला कर के पैसा या कोई मशीनरी ला करके इंडिया में प्लांट लगाना चाहे, तो उन लोगों को बोला टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, तो वो अट्रैक्टेड फील ही नहीं करते इंडिया की तरफ। तो टैरिफ ज़्यादा होते हैं तो वो बैरियर का काम करते हैं। कॉम्पिटिटिव चॉइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारी चीज़ें लिमिट करती हैं। सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मतलब हाइजीन की बात करें तो बोला इंडिया में साइंस बेस्ड काम नहीं है। इसके अलावा इंडियंस की बात करें तो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं करते, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी की बात करो या कुछ भी, मतलब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को भी यहाँ पर नोटिफाई किया गया है इसमें। तो पॉइंट बार बार वही आ रहा है कि ये रिपोर्ट जो है वो देखो इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी नेगेटिव है, ठीक है। तो ये मेंस में काम आ सकती है, या फिर ये पूछा जा सकता है
कि 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट इंडिया, ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की? तो यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा। ओके, तो ये इकोनॉमी पेज पे थे। आगे चलते हैं वर्ल्ड पेज पे। देखो, एक तो ये वाली छोटी सी न्यूज़ है, यहाँ देखो, अर्जेंटीना ने नॉन बाइनरी आइडेंटिटी कार्ड्स रिलीज़ किए हैं। नॉन बाइनरी का मतलब हो गया, जेंडर में आप नॉर्मली देखो तो आईडी कार्ड्स पे लिखा हुआ मिलता है मेल या फिर फीमेल, तो ये बाइनरी होगी, दो आप इशू कर रहे हो, दो में से किसी एक को। तो अब क्या है कि जो ना तो मेल है ना फीमेल है, और वो आइडेंटिटी कार्ड अगर बनवाना चाहे तो उनके यहाँ पर सेक्स वाले सेगमेंट में क्या लिखा जाएगा? एक्स। ठीक है, तो ऐसे नॉन बाइनरी आइडेंटिटी कार्ड लॉन्च किया है अर्जेंटीना ने। ये साउथ अमेरिका का पहला कंट्री है जिसने ऐसा किया है, और ग्लोबली अगर देखें तो न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के बाद में अर्जेंटीना तीसरा चौथा कंट्री बन गया है जिसने इस तरीके के आइडेंटिटी कार्ड्स रिलीज़ किए हैं, स्टार्ट किए हैं अपने कंट्री में। फिर देखो आगे जो न्यूज़ है वो कुछ ऐसी हैं। इजराइल ने स्पाईवेयर एक्सपोर्ट को कर्ब करने की बात कही है कि अब हमारे यहाँ से, क्योंकि इजराइल का नाम भी तो ख़राब हो रहा है ना, एनएसओ का ये जो पेगासस यूज़ किया जा रहा है उसके बेसिस पे। इमैनुअल मैक्रो ने अपने फ़ोन नंबर ही चेंज कर लिए। अब देखो आप, इतना ज़्यादा टेंशन। इधर यूएस जनरल के द्वारा कहा जा रहा है कि लगभग आधे अफ़गानिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स को तालिबान ने कंट्रोल में ले लिया है, जो कि चिंता की बात है। इसके अलावा पैलेस्टीन और इजराइल के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, पैलेस्टीन में भी हमास जो गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट करता है, उनके बीच में जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं और जो भी क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, उन क्राइम्स को एक तरीके से स्क्रूटनाइज करने के लिए अभी एक टास्क फोर्स गठित की गई है जिसको लीड करेंगे फॉर्मर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चीफ, जिनका नाम है नवी पिल्ले। ठीक है, ये इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू एलिजिड क्राइम्स कमिटेड ड्यूरिंग द लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड इस्लामिक ग्रुप ऑफ हमास। तो अभी रिसेंटली हमने देखा इजराइल और हमास के बीच में, हमास कहाँ से ऑपरेट करता है? गाजा स्ट्रिप से। तो इसमें कहाँ किसने शुरुआत की थी, किसके ऊपर कितने ज़्यादा एक तरीके से जुर्माने लगने चाहिए, सैंक्शंस लगने चाहिए, या किसको ज़्यादा भुगतान करना होगा, वो चीज़ फाइनलाइज की जाएगी। ठीक है, तो ये बात कही गई है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा। ओके, और ये इधर आप देख सकते हो, ये नवी पिल्ले ये हेड के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं। फिर देखो बात ऐसी है, कोविड-19 के चलते डेथ्स अभी रुक नहीं रही हैं, कंटिन्यू कहीं ना कहीं चल रही है। थर्ड वेव का इंडिया में भी डर है और केसेस फिर से हल्के हल्के राइज होना शुरू हो चुके हैं। तो WHO ने, देखो अभी हमने कल परसों एक न्यूज़ देखी थी, ये कहा था कि चाइना का जो ये वायरस का ओरिजिन का जो थ्योरी है उसको थोड़ा क्लियर करने के लिए चाइना कुछ एविडेंसेस अवेल कराए, जिसके बेसिस पे कि हम रिसर्च अच्छे से कर सके। तो चाइना ने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, थ्योरीज दो हैं, एक तो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन और एक है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही ये कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ। तो इस दोनों में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है। क्लियर तो कुछ पता है नहीं, केवल कयास लगाए जा रहे हैं। इंडोनेशिया में केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, चाइना वाला देख ही लिया फ्लड्स का कल। अच्छा, अब चाइना लगातार हांगकांग में अपनी पकड़ बनाने के लिए क्या कर रहा है, हांगकांग में जो स्कूल की जो बुक्स हैं उनमें जो कुछ लिखा हुआ है ना कंटेंट, अब उस पर अटैक कर रहा है चाइना, जो कि वाकई में आप कह सकते हो कि वही बात है कि एजुकेशन में आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया तो सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। तभी तो हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की जब बात आती है तो ना तो हम सक्सेसफुल हैं ना बिल्कुल फेलियर हैं, दोनों के बीच में कहीं फंसे पड़े हैं। तो कहा क्या जाता है कि ब्रिटिशर्स की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जिसमें उन्होंने ये दिमाग लगाया कि एजुकेशन देनी है इंग्लिश में और ऐसे लोग तैयार करने हैं जो दिखने में तो इंडियंस हो पर सोच में और टेस्ट में वो क्या हो, ब्रिटिशर्स हो, अंग्रेजों की तरह सोचे। तो उसी मिक्स का कहीं ना कहीं खामियाजा हम भुगत रहे हैं आज भी। ओके, तो यही चीज़ अब चाइना अपना रहा है। हांगकांग में स्कूल की जो बुक्स हैं उनमें चेंजेस किए जा रहे हैं, या फिर स्कूल बुक्स को अब टारगेट कर रहा है कि कैसे भी करके जो बच्चे हैं उनके दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ें सेट करो कि चाइना बहुत अच्छा कंट्री है, चाइना बहुत बढ़िया काम करता है हांगकांग के लिए, वो सारी चीज़ें। क्योंकि हांगकांग क्या है, एक तरीके से डेमोक्रेटिक रिजीम वाला स्टेट रहा हुआ है, पर प्रॉब्लम क्या है, चाइना के सामने चाइना ने पूरा पकड़ बनानी शुरू कर दी और वहाँ पर कम्युनिज्म, जो कम्युनिस्ट अथॉरिटिज्म पावर है उसको असर्ट कर रहा है लगातार। तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं।
फिर आ गए हम एक्सप्लेन पेज पे, जिसमें फर्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ कि एजिथ्रोमाइसिन अब कोविड के ट्रीटमेंट के लिए कम यूज़ होने लगी है। अभी रिसेंट ट्रेंड की अगर बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन होती क्या है वो देखो, यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट होती है, एंटीबायोटिक ड्रग है, ठीक है। जबकि कोरोना क्या है, वायरस। तो वायरल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक ड्रग का यूज़ किया गया था एक ऑप्शन के तौर पे। होता क्या है कि जब भी कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एयर विंड, जो विंड पाइप है उसमें प्रॉब्लम रहेगी। तो उस केस में उस इन्फेक्शन के चलते वायरस के इन्फेक्शन से इम्यूनिटी कम होगी तो बैक्टीरिया भी अटैक कर सकता है। तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन यूज़ किया जाता है नॉर्मल कंडीशंस में, कि जब भी कभी गले के आसपास में इन्फेक्शन हो तो एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ करना होता है। पर होता क्या है कि अभी धीरे धीरे ये जो एजिथ्रोमाइसिन का यूज़ जो था वो हो गया है बंद, ठीक है। इंडिया में भी हो रहा है तो ऑल ओवर वर्ल्ड भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि इसके आउटकम जो हैं वो इतने कोई फेवरेबल हैं नहीं। इसके पहले जब कोरोना आउटब्रेक हुआ था तो उस टाइम पे आपको पता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन करके ड्रग थी, वो भी यूज़ की थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बहुत सारा इंपोर्ट भी किया था इंडिया से इस ड्रग को। पर एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, इनके ऊपर जब रिसर्च हुई, स्टडीज़ की गई, तब पता पड़ा कि SARS-CoV-2 को रोकने में ये सक्सेसफुल नहीं है। तो यही बात बार बार बोली जा रही है कि इन दोनों का ज़्यादा असर नहीं होने की वजह से इनके यूसेस को रोक दिया गया है, या फिर बहुत कम हो गए हैं जब से आप देखो 2021 जनवरी से लेकर अब तक अभी देखो तो, ठीक है। आगे चलते हैं। और वैसे भी देखो एक डर रहता है, अगर एंटीबायोटिक्स का हम ओवर यूज़ करते हैं ना तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब एंटीबायोटिक लेते लेते हमने हमारे बॉडी में रहने वाले बैक्टीरियाज को इतना इम्यून बना दिया होता है कि हमारी शरीर में कभी भी हम एंटीबायोटिक यूज़ करें कभी फ्यूचर में ट्रीटमेंट के लिए तो वो काम ही नहीं करती। तो वो क्या हो जाता है, AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि भाई बैक्टीरिया को ख़त्म ही नहीं कर पाओगे, और ये एड्स से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो जाती है फिर, ठीक है। XDR, MDR, ये आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है कि हमारे यहाँ पर कौन से कानून हैं जो कि सर्विलियंस को अलाउ करते हैं, और क्या कंसर्न्स हैं अभी जो पेगासस अटैक हुआ है उसके चलते हैं, या पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ किया गया है। देखो ग्लोबल कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेशन की गई किनके द्वारा, बहुत सारे जर्नलिस्ट्स के द्वारा, और पता पड़ा कि एक स्पाईवेयर जो कि इजराइल से ओरिजिनेटेड है, पेगासस, उसका यूज़ किया गया, और उसका इंडिया में भी 300 इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है, उनके फ़ोन को ट्रेस करने में काम किया गया। उनके डेटा, उनकी प्रिवेसी को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, और डाउट है किस पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, क्योंकि पेगासस को क्रिएट करने वाली जो NSO ग्रुप है उन्होंने ये कहा है कि हमने जो कुछ भी हमारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, स्पाईवेयर वाले, वो हमने केवल स्टेट एजेंसीज़ को ही दिया है। तो फिर डाउट आ जाता है। अब बात ये आ जाती है कि कम्युनिकेशन सर्विलियंस के लिए क्या हमारे यहाँ पर कोई कानून है। जी हाँ, हमारे यहाँ पर 2 कानून अवेलेबल है। एक तो टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 और एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। टेलीग्राफ एक्ट का जो काम है वो तो देखो कॉल्स को इंटरसेप्ट करना, कि मान लो 2 इंडिविजुअल्स बात कर रहे हैं और दोनों की बातचीत में डाउट है कि इंडिया के लिए खुद खतरा साबित हो सकती है वो बात, तो उस बात को सुनना या उसकी टेपिंग करना, ये अलाउ करता है आपका टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अगर कुछ हो रहा है तो उसके बेसिस पे ये एक्ट काम में लिया जा सकता है इंटरसेप्शन के लिए, या फिर आप देख सकते हो जो भी कम्युनिकेशन है उसको ट्रेस करने के लिए। देखो ये जो एक्ट आया था ना 2000 वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये आया था सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरवेंशन था 1996 का, उसके बेसिस पे। ओके, तो अब देख लेते हैं इन एक्ट्स के अंदर क्या क्या प्रोविज़न किए हुए हैं सर्विलियंस को लेकर के। तो सबसे पहले है टेलीग्राफ एक्ट। इसमें देखो सेक्शन 5 क्लॉज 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई पब्लिक इमरजेंसी आ जाए, कहीं पर आपको इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने हैं पब्लिक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को या कोई भी एजेंसीज़ को अलाउ कर सकती है कि आप जो है नेसेसरी कदम उठाओ, और जिसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है इंडिविजुअल्स के बीच में उसको ट्रेस कर सकते हो। इसमें सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। इंडिया के किसी दूसरे देश के साथ में फ्रेंडली रिलेशन है तो उसका ध्यान रखा जाएगा। साथ में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रेस करने के लिए जो अप्रूवल दिया जा रहा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा,
तो अप्रूवल को राइटिंग में दिया जाएगा, लिखित में देना होगा। ऑर्डर जो होगा ऑरली नहीं, लिख करके देना पड़ेगा, तब जाकर के ये अप्रूवल काम करेगा। और फिर बाद में इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो भी इंटेलिजेंस या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग एजेंसीज हैं, वो फिर बाद में इस टेलीग्राफ एक्ट के तहत वो अपना काम कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो क्लॉज 2 में दिया हुआ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं वो के वो प्रोविजंस हैं, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा आप देखो, ये तो बात हो गई क्लॉज 5.2 की। अब क्लॉज 5.2 में कुछ कैविएट्स भी हैं, वो ये कि जर्नलिस्ट जो है ना, उनके बारे में आपको उनका जो कम्युनिकेशन है आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करोगे, उनके कम्युनिकेशन में इंटरसेप्ट नहीं करोगे। हाँ, एक परिस्थिति हो सकती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ये ऑथराइज कर दे कि इस जगह पे अगर जर्नलिस्ट भी कोई बातचीत कर रहे हैं तो वो इंडिया के लिए घातक साबित हो सकते हैं। वही बात, हमारी नेशनल इंटेग्रिटी सोवरेनिटी उसको अगर चैलेंज हो तो उस केस में बोलो, उस केस के अलावा आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हो। जर्नलिस्ट को इम्यूनिटी दी हुई है यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन 1996 में आता है, जब पब्लिक यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा बार बार अपनी तरफ से कि ये जो सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ टेलीग्राफ एक्ट है, इसमें जो भी इंडिविजुअल्स की बात हो रही है उनकी बातचीत को अगर कोई रिकॉर्ड करता है तो वो लोग ब्रीच है, उनकी प्राइवेसी का ब्रीच है, गलत चीज़ है ये। जैसे पॉलिटिशियन की अगर बातचीत होती है, ये केस क्या था कि सीबीआई के द्वारा पॉलिटिशियन के फ़ोन को टैप किया गया था, ठीक है, तो बोले ये टैपिंग जो है वो बहुत गलत है, इसी चीज़ को बोला था, ये इन्वेजिव है, प्राइवेसी को आप कैसे वायलेट कर सकते हो। रिजल्ट ये निकला, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और उसके तहत जो टेलीग्राफ रूल्स थे 2007 के, उसमें एक रूल है 419A और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो कि 2009 में फिर उसके तहत भी लॉज लाए गए थे। इसके तहत फिर बाद में ये कह दिया गया कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगे कि भाई कहीं पे वायलेशन हो रहा है, कहीं पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इनको वायलेशन हो रहा है, इनका प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो सेक्रेटरी होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो रूल 419A के तहत अप्रूवल दे सकते हैं कि हाँ जी, कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकती हैं जो भी एजेंसीज हैं जिनको भी पर्टिकुलर को अप्रूवल दिया जाए। सेम चीज़ सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर स्टेट में भी जो होम डिपार्टमेंट होगा वो अप्रूवल दे सकते हैं इसी रूल के तहत कि हाँ जी, इंटरसेप्शन किया जा सकता है। तो पॉइंट क्या आ गया कि सेक्रेटरी लेवल के द्वारा, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो चाहे स्टेट लेवल गवर्नमेंट की बात करो, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर के द्वारा जब तक अप्रूवल नहीं दिया जाएगा वो भी रिटर्न में, तब तक कोई इंटरसेप्शन अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर क्या मुद्दा है, पेगासस में कोई रिटर्न अप्रूवल नहीं है, तो ये वायलेशन हो गया, ऑफेंस हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत देखो, जो सेक्शन 69 है उसमें साफ उसी के तहत एक रूल्स आए थे 2009 में। उन रूल्स के नाम देखो आप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर फॉर सेफगार्डिंग फॉर द इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है? सेफगार्डिंग, कि अगर कोई इंटरसेप्ट करे किसी की कॉल को या कोई भी कम्युनिकेशन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर मॉनिटर करे, या फिर इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करे, मतलब डिकोड करके पढ़ने की कोशिश करे चोरी चुपके, तो उनको रोकने के लिए ये लॉज लाए गए थे। तो इन लॉज के तहत भी क्या हो गया, पेगासस स्पाईवेयर का जो यूज़ किया हुआ है ये इंटरसेप्शन है कि नहीं, वायलेशन है कि नहीं इन लॉज का, तो ऐसे में अकाउंटेबिलिटी सरकार की फिक्स करनी एक अपने आप में लाजमी बात है। बस इंडिविजुअल्स हैं तो उनके लिए आप कर सकते हो, तो सरकार के ऊपर भी आ जाता है। पर वही चीज़ हमने देखा था BN श्री कृष्णा वाली स्टेटमेंट में क्या बोला था उन्होंने अब वहाँ पर कि भाई कोई कानून नहीं है इसलिए सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो डेटा ब्रीच करने का जो है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जा सकती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 उसका सेक्शन 5 क्लॉज 2, सिमिलरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 क्लॉज 2 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 69, ये तीनों मिलकर के साफ साफ क्या कहते हैं कि कोई भी किसी दूसरे इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी है या जो भी कम्युनिकेशन है उसको इंटरसेप्ट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि रिटर्न में सेक्रेटरी लेवल के द्वारा कोई अप्रूवल ना दिया जाए। तो ऐसे में ये एक ऑफेंस हो गया, ये चीज़ बताई जा रही है। फिर देखो बात ऐसी है, प्लानिंग कमीशन ने 2012 में
अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए थे और साथ में एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था प्रीवियस इश्यूज़ पे, जिसको लीड किया था किसने? दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस AP शाह ने। तो ये भी आप लिख लो, AP शाह कमीशन या AP शाह पैनल रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ये किससे रिलेटेड था? एक्सपर्ट ग्रुप ऑन प्रीवियस इशू। तो इन्होंने क्या बोला था कि हमारे यहाँ पर लॉज की एफिशिएंसी नहीं है, ना तो हमारे पास, या तो हमारे पास में लॉज नहीं है, लॉज हैं तो उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो इंटरसेप्शन हो रहा है ना कि दो जनों के बीच में प्राइवेट बात हो, तो उसमें आप उनको पब्लिक में ले जा करके डाल दोगे तो फिर वो चीज़ उनके लिए लॉन्ग टर्म में हार्मफुल रहती है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जाती है, ठीक है। साथ में फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रख करके हमारे यहाँ पर लॉज जो बनते हैं ना वो बड़ी जल्दबाजी में बनते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन को देखना तो ज़रूरी होता है ना, आप पार्लियामेंट में जब भी देखो डिस्कशन डिबेट ये क्यों होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को ध्यान में रख करके तो कानून बनाओ आप, तभी तो फिर बाद में लॉन्ग टर्म पे चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट भी कितने लॉज को स्क्रूटनाइज करेगा? तो डिस्कशन जो होना चाहिए उसके लिए हमेशा रेफरेंस बुक जो होगी, ठीक है। कहते हैं ना कि कोई भी डेटा अगर हमें देखना है यूपीएससी या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो बोलो गवर्नमेंट का डेटा क्या है, उसको रेफरेंस मान के चलते हो ना आप। तो सेम चीज़ जब भी कोई नया कानून बने तो कम से कम फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप उनको कैसे वायलेट कर सकते हो? तो कानून बहुत जल्दबाजी में बनते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, ठीक है, कि कितना जल्दबाजी में कानून बनते हैं, क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन ना होकर के जंप करते रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या करती है, वायलेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, कि एक डिस्कशन होना चाहिए, डेलिब्रेशन होना चाहिए प्रॉपर वे में उसका, ठीक है। आगे चलते हैं। उस तरीके को बोला जाता है जो क्लॉज बाय क्लॉज ना डिस्कशन करके जंप कर लिया जाता है, गिलेटिन वाला जो मेथड है, जिसमें आपने एक दो बातें डिस्कस की और फिर जंप कर लेते हो आगे से आगे, ठीक है, कानून को तोड़ मरोड़ करके और फिर बाद में पारित करवा लिया जाता है, ठीक है। तो वो है इशू, ओके। तो आप स्पोर्ट्स पेज पे और देख लेते हैं क्या कुछ है हमारे पास में। एजिथ्रोमाइसिन वाला मुद्दा हो ही गया। टोक्यो में स्टार्ट हो गया है, देखो इनॉग्रेशन तो हो चुका है गेम्स का, पर वही चीज़ें स्पेक्टेटर्स नहीं है, एनजाइटी बहुत ज़्यादा है, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो कपड़े बनाने का क्या मेथड होता है। आज कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं स्पोर्ट्स वाले पे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन देखो आप, बेटर सेफ देन सॉरी गेम। हम अगर सेफ्टी से ऑपरेट करेंगे, ओलंपिक्स के लिए बोला जा रहा है कि बाद में हम सॉरी बोले कि गड़बड़ हो गई, उसकी बजाय पहले से ही आप सोच समझ के आगे चलो। जिसमें एक तो है सेल्फ सर्विस फॉर मेडल, ये हमने पहले ही देख लिया था कि जो भी जीतेंगे वो अपने हाथों से खुद के गले में मेडल डालेंगे और वो अपने वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जाके खड़े हो जाएंगे। ओपनिंग कीज़ जो हो रही हैं, जो सेलिब्रेशन है ओपनिंग, वो भी बहुत कम हो रहे हैं। साइलेंस में एकदम ईटिंग, मतलब सेपरेट, बिल्कुल दूर दूर रहना। साथ में आप देखो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट भी इतना ज़्यादा नहीं। सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य निभाया जा रहा है कि भाई दूर दूर रह करके काम करो। तो एक चीज़ ध्यान रखना आप, ये भारतीय संस्कृति बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमें शुरू से सिखाई जाती है। वो बात अलग है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा बिगड़ गया है, नहीं तो ब्रह्मचार्य तो सबसे पहले सिखाया जाता है, जिसमें कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप अकेले रह करके अपनी ज़िंदगी को सुकूनमय बना सको, ठीक है। साथ में तो सबके रहना ही है। सोशलिज्म पे हम काम करते हैं, हमेशा से हमने माता पिता की, जो हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हम हमारे माता पिता की सेवा करें, माता पिता की इज्जत करें, तो वो तो कोलैबोरेशन में हो गया। पर बुरी से बुरी परिस्थिति में अगर आप अकेले रहते हो, तो आपने अगर ब्रह्मचार्य का धर्म, सेलिबेसी का धर्म अगर आपने निभाना सीखा हुआ है, तो आपकी लाइफ मुश्किल नहीं होती है। और ऐसे पल बहुत बार आते हैं। इससे क्या हो जाता है कि कोई भी फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन इनका शिकार नहीं होगा और सुसाइडल अटैम्प्ट नहीं करेगा। सेम चीज़ आप यूपीएससी पे अप्लाई करो, तैयारी करते हो, घर वाले सारी अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, सिलेक्शन हो गया, दैट्स गुड। नहीं होता है, वो भी एक लाइफ का पार्ट है, हाँ या ना तो पार्ट ही है ना। तो उस केस में फिर आप खुद से सर्वाइव कर सको, वो सेलिबेसी वाला। आज आगे आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं कह सकता हूँ 90% लोग तो सेलिबेसी में जी रहे हैं, पर फिर भी अगर आप सेलिबेसी नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो यूपीएससी के साथ में आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो रियल में, ठीक है। तो ये चीज़ें सीखने वाली है, कोरोना बहुत कुछ सिखा रहा है। डेप्थ में थोड़ा एनालाइज करो खुद को, ठीक है। फिलॉसफीज़ आप पढ़ते ही हो, जो हमारी 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी है, उनको देखो आप। मेजर 6 हैं, बाकी आपको पता ही है, जिनको ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है, और अनऑर्थोडॉक्स हैं वो और अलग है ही। तो 6 तो ऑर्थोडॉक्स में चली जाती है। तो ये चीज़ें सीखने को देती हैं हमें, ठीक है। तो इतना सारा डाइवर्सिफाइड मैनर में आप सिलेबस कवर करते हो ना, उसके पीछे केवल मार्क्स लाना ही नहीं होता है। यूपीएससी एक ऐसी पर्सनैलिटी की डिमांड करती है
कि हाँ वाकई में ये बंदा या ये बंदी जो है ना, ये वाकई में डिज़र्व करती है कि एडमिनिस्ट्रेटर और एक प्रशासक बनने के लिए। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें। कौटिल्य की बातें भी आप ध्यान रखना। कौटिल्य ने एक चीज़ बोली थी, आज इतना करप्शन क्यों हो रहा है आपको पता है इसके पीछे? यहाँ पे एक थोड़ी रेडिकल चीज़ बताऊंगा मैं, वो ये कि कौटिल्य ने एक ही चीज़ कही थी और प्लेटो ने भी कही थी कि जो अकेले रहते हैं ना, सेलिबेसी को फॉलो करने वाले लोग हैं ना, बोलो उनको राष्ट्र चलाने का अधिकार है। बोलो उनके आगे पीछे परिवार कुछ भी नहीं होगा ना, तो वो लोग फिर बाद में बिना कोई खुद के फ़ायदे को देखे हुए देश को चलाएंगे। तो उससे क्या होगा, करप्शन के चांसेस नहीं होंगे, काम बड़ा अलर्ट होकर के वो लोग करेंगे। तो ऐसे में उन्होंने कहा था, बोले बिना परिवार का इंसान होना चाहिए, वो अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। नहीं तो फिर क्या होता है, परिवार की जो लगाम बंदियां हैं, बेटे ने कुछ आईएएस ऑफिसर हो, बेटे ने कुछ गड़बड़ कर दिया, बेटे की प्रोटेक्शन के लिए जैक जुगाड़ लगाओगे, यार एक ही औलाद है, मर जाएगा, क्या करूँगा मैं, मेरी ज़िंदगी में फिर मैंने किया क्या, सारे सवाल हैं। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो झकझोर देती है इंसान को कि हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। एग्ज़ाम क्रैक करना कर लोगे आप, पर एग्ज़ाम के साथ में आगे बढ़ना क्रैक करने के बाद में, वो फिर फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब आप प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर हो या फिर आईपीएस ऑफिसर हो, उसके ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र टिकाते रहते हैं, और जो फर्जी लोग होते हैं, जो वही क्या क्रिमिनल पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस जो बनता है, उसके चलते फिर बाद में उनको वहाँ पे बहुत मौके मिल जाते हैं, एक जगह पे टिक के कमा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेलिबसी से याद आ गया मुझे, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश की है, इसीलिए एथिक्स का पेपर ऐड करना पड़ा है, चौथा पेपर इसीलिए स्टार्ट किया था। चलो एक काम कर दो, मुझे तो एक चीज़ बता दो कि एआरसी की रिपोर्ट आपने पढ़ी कि नहीं, सेकंड नंबर 1। ठीक है, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट ज़रूर पढ़ना है, एथिक्स के ऊपर है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप तो ये बताना एआरसी सेकंड जो था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन सेकंड, इसके चेयरमैन कौन थे, कमेंट बॉक्स में बताओगे आप। ठीक है, तो डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू।